अस्सलाम वालेकुम। EDU 406 का टॉपिक नंबर 10 है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। फॉर्मल होती है रस्मी, यानी एक प्लान्ड स्ट्रक्चर के ज़रिए रिफ्लेक्शन की जाती है। इनफॉर्मल में गैर स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड तरीक़ेकार होता है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के प्रोसेस के पार्ट के एज अ पार्ट उसके हिस्से के तौर पर फॉर्मल और इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन देखेंगे हम आज। पहले इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो इसका इन्हिसार जो होता है वो सेल्फ क्वेश्चनिंग, यानी खुद सवाल करना, खुद से सवाल करना। इसमें इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ क्वेश्चन यानी खुद ही क्वेश्चन कर रहा होता है, और अपने टीचर्स के अजम्पशन के जो अपने अजम्पशंस होते हैं, मफरूज़े होते हैं उस्ताद के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस भी डेवलप कर रहा होता है टीचर के लिए। तो आगे फॉर्मल रिफ्लेक्शन आ जाता है। फॉर्मल रिफ्लेक्शन ये एक रस्मी तरीका होता है, और ये इनफॉर्मल तरीके के बिल्कुल बरअक्स है। फॉर्मल रिफ्लेक्शन जो है ये रिसर्च पर और थ्योरी पर होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोसेस के हिस्से के तौर पर टीचर्स के लिए फ्रेमवर्क और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आगे डिटेल में बताया कि इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है। इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन का जो इन्हिसार होता है वो एक्सपीरियंटल लर्निंग यानी कि तजुर्बाती लर्निंग पर होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ क्वेश्चनिंग हो रही होती है और अपने अजम्पशंस होते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंटल लर्निंग जो होती है ये एक ऐसे तरीके का आ रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन का जो काफ़ी हद तक बिल्कुल डिसफंक्शनल होता है, यानी कि एक्सपीरियंटल लर्निंग एक तरीके का आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है कि वो काफ़ी हद तक अक्सर जो है वो डिसफंक्शनल होती है। डिसफंक्शनल यानी इसमें जो तजर्बाती लर्निंग होती है वो गैर फ़ाल होती है, और ये हमेशा इनकम्प्लीट होती है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस यानी ये एक चीज़ दूसरी की तरफ, दूसरी पहले की तरफ, ऐसे मतलब गोल गोल राउंड राउंड चलती रहती है, और ये इस वजह से इनकम्प्लीट होती है। तो वन थिंग लीडिंग, और एक चीज़ जो होती है वो दूसरी की तरफ जा रही होती है, इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन है, और इसका इन्हिसार जो होता है वो रिफ्लेक्शन जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस होते हैं उस पर होता है यहाँ, यानी कि इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, जो भी गौर व फिक्र किया जाता है वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर इसका ये बेस होती है। और इसी वजह से बहुत सी गलत फहमियों का बास भी बन सकती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर बेस होती है, उस बेस पर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। तो इससे गलत तशरीहात हो सकती हैं, यानी गलत तशरीह की जा सकती है ना। फ्यूचर की कुछ प्रिडिक्शन हुई ना, फिर पास्ट का कुछ देखा। तो सिर्फ अगर प्रेजेंट एक्सपीरियंस का देखा जाए तो फिर इससे गलत तशरीहात हो सकती हैं। तो इस तरह की जो अप्रोच होती हैं उन्हें बिलीव्स को, अपने बिलीव्स को फिट करने के लिए मैनिपुलेट यानी तब्दील भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये बाइस्ड होती हैं, बिल्कुल बाइस्ड होती हैं, यानी इसमें अपनी मर्ज़ी जो है वो शामिल की जा सकती है, पर्सनल इसमें व्यूज़ शामिल किए जा सकते हैं। क्योंकि और यहाँ पर वजह भी बताई है कि ये बायस क्यों होती है, क्योंकि हम जो वर्ड होती है उसको बिल्कुल सेलेक्टिवली यानी इंतखाबी तौर पर देख रहे होते हैं। इंतखाबी तौर पर किस तरह से देख रहे होते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं, वो हमारे अपने जो अंदरूनी लेंस होते हैं, और उनके ज़रिए से हम देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। तो हम जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, हम खुद को उसी तरफ राग़िब करते हैं। तो हम क्या करें, हम खुद चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन जो होती है उस वो प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लान्ड भी हो सकती है, लेकिन इसमें हमेशा एक कॉन्शियस अवेयरनेस होती है।
कॉन्शियस अवेयरनेस होती है कि लर्निंग जो है वो असल में हो रही है। कॉन्शियस अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में होती है कि हाँ, लर्निंग जो है वो किसी न किसी तरीके से हो रही है। इसमें जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होता है इसमें क्या होता है कि ये आम तौर पर गैर इरादी होता है और इसकी जांच पड़ताल भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके प्रोडक्ट में हमारे जो बिलीव्स होते हैं उनको एक्चुअल में टेस्ट किया जा सकता है। आगे है फॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो जो लर्निंग होती है फॉर्मल रिफ्लेक्शन में ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है और यहाँ पर जो नॉन रूटीन यानी कि गैर मामूली सूरत हाल होती है उसमें जो लर्निंग हो रही होती है उसके बारे में कॉन्शियसली अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन के ज़रिए लर्निंग हो रही होती है उसमें उस सरफेस जिस आप लेवल की लर्निंग कर रहे हैं जो कुछ जिस लेवल से आप सीख रहे हैं उसके बारे में जानना ये भी ज़रूरी होता है। और आपको खामोश नहीं रहना होता बल्कि उस चीज़ को समझना होता है, ये चीज़ भी इसमें शामिल होती है। और फिर आप अपनी मतलब कि जब आप किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं तो जब आप अगर खामोश नहीं होते और आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये और ज़्यादा एक्सप्लिसिट हो जाता है यानी कि और ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाता है। तो लिटरेचर में इस चीज़ को माइंडफुलनेस कहते हैं यानी ज़हानियत कहते हैं कि आप खामोश नहीं होते बल्कि ये आगे बढ़ रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं। तो और इसलिए जब आप चीज़ को समझकर उससे भी आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो हमारी ज़हानियत में वो ज़्यादा वाज़ेह होने शुरू हो जाता है और इससे हमारे ज़हानियत को लिटरेचर में प्रेफ़र किया जाता है। हाँ, इसलिए जो फॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है और वो टीचर के इस्तेमाल के लिए फॉर्मल रिफ्लेक्शन में मॉडल्स और फ्रेमवर्क होते हैं जिनको टीचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करती है टीचर के लिए कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। और तमाम जो फॉर्मल मॉडल्स होते हैं वो इन पैरामीटर्स पर रिलाई करते हैं। बिहेवियर फर्स्ट आ गया। बिहेवियर जो है ये विजिबल चीज़ होती है यानी ये नज़र आने वाला होता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ नीचे एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पर आप बता देते हैं कि बिहेवियर दिस इज़ अ विजिबल बिहेवियर एंड द फंक्शन एसोसिएटेड विद दैट इज टीचिंग एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप इन स्कूल। बिहेवियर जो है ये एक नज़र आने वाला रवैया होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो टीचिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। यानी जब आप तदरीस पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें आपका रवैया ज़ाहिर हो रहा होता है और स्कूल में जो टीचर्स के प्रोफेशनल रिलेशनशिप होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी बिहेवियर का यूज़ किया जा रहा होता है। तो रीजनिंग एंड जजमेंट जब आप कोई फैसला वगैरह करते हैं, कोई रीजनिंग देखते हैं तो उस ये इसका ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग यानी स्टूडेंट से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना उससे इसका ताल्लुक है। और इसका जो फंक्शन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। देखा जाए तो अगर आपको समझ आ जाए स्टूडेंट्स की, उनकी साइकी की, उनकी नीड्स की तो उससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। आगे प्रोफेशनल थिंकिंग आ जाती है। प्रोफेशनल थिंकिंग में आप जो अपनी प्रैक्टिस होती है उस सिलसिले में जो भी लिटरेचर होता है, जो भी अदब होता है आप उस पर क्रिटिकली अप्रेज़ल कर रहे होते हैं। यानी आप तनकीदी तौर पर अपनी जो प्रैक्टिस के सिलसिले में जो लिटरेचर होता है उस पर क्रिटिकल अप्रेज़ल तनकीदी तशख़ीस कर रहे होते हैं। और इसका जो फंक्शन तनकीदी तौर पर जब आप अपनी लिटरेचर पर तनकीदी तौर पर सोचते हैं, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज़ करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपनी एक्सपीरियंस के बेस के अपनी टीचिंग जो होती है, अपनी तदरीस को ऑप्टिमाइज़ यानी बेहतर बना रहे होते हैं। आगे पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल ज़ाती तजुर्बात शामिल है।
تو ذاتی تجربے میں کیا ہے کہ کلاس روم میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک مائنڈ فل اویئرنیس یعنی کہ ایک ذہین ساز اویئرنیس ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو اس میں کیا ہوتا ہے ٹیچر ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے. جب آپ کوئی پرسنل ایکسپیرئنس آپ کا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پروفیشنل اور پرسنل لیول پر ایک بیلنس بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ خود کچھ ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں یا پرسنل ریفلیکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اور بیلنس کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو کس طرح سے نکالنا ہے اور یا پھر کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں وہ پرابلمس اور جنہیں حل کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جب کچھ پرابلمس آپ دیکھتے ہیں آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں کون سی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جنہیں نکال دینا چاہیے یا پھر ایسی پرابلمس جن کو سولو کرنا ضروری ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے ایکسپیرئنس سے بیلنس بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر پروفیشنل ٹھیک ہے.